अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों एंड गुड मॉर्निंग। आज हम बच्चों बात करेंगे पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में भी अगर आप जाएंगे तो आपको जो है 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। 6 प्रकार के मूल अधिकार आपको मिलेंगे। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। दूसरा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अगर आप आएंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। एंड लास्ट रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के पार्ट 3 के अंतर्गत रखा गया है और मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया या बोरो किया गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में रखा गया है? तो बच्चों इसको पार्ट 3 में रखा गया है। और इसके लिए जो आर्टिकल है 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है, इन 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स में आज के इस वीडियो में हम लोग समानता के अधिकार के बारे में, राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। समानता के अधिकार या राइट टू इक्वलिटी के बारे में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं राइट टू इक्वलिटी या समानता के अधिकार के बारे में। राइट टू इक्वलिटी या समानता के अधिकार के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, राइट टू इक्वलिटी या समानता के अधिकार के बारे में अगर आप आएंगे, राइट टू इक्वलिटी या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 to 18 आपको जो है कौन सा अधिकार मिलेगा? तो आपको जो है समानता का अधिकार मिलेगा, राइट टू इक्वलिटी मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी समानता के अधिकार के बारे में, राइट टू इक्वलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए समानता का अधिकार क्या है? तो समानता के अधिकार में अगर आप आएंगे तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 14 के बारे में बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 में 2 बातें बताई गई है। एक बात बताया गया है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, पहला पार्ट आर्टिकल 14 का, और दूसरा पार्ट है कह रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता या कानून के नजर में समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। तो देखिए बच्चों, आर्टिकल 14 जो है अनुच्छेद 14, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये 2 बातें आर्टिकल 14 में बताई गई है, जिसमें इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब विधि के समक्ष समता या कानून के नजर में हर व्यक्ति क्या होगा? समान होगा। जबकि विधियों का समान संरक्षण का मतलब ये होता है कि आप जिस तरीके का क्राइम करेंगे, कानून या लॉ भी आपके साथ उसी भी प्रकार का जो है, उसी प्रकार का ट्रीटमेंट करेगा या व्यवहार करेगा। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है विधि के समक्ष समता, कानून के नज़र में हर व्यक्ति समान होगा, इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश ट्रेडिशन। इसको कहाँ से, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? ये ब्रिटिश ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है, या आप बोल सकते हैं कि ये ब्रिटिश से लिया गया है।
जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फर्स्ट पार्ट इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इट्स अ निगेटिव इन इट्स ओरिएंटेशन, दैट इज द स्टेट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू सिटीजन्स। ठीक है। जबकि सेकेंड वाला इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, दैट इज द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज अलाउज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। तो अगर आप आएंगे तो जो सेकेंड पार्ट है जो ये कह रहा है कि यह एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब कि जो कानून है, जो लॉ है, वह जो है व्यक्ति के साथ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार की बात करता है। ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 14 के अंतर्गत रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ भी क्या है? शामिल है। और रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंदिरा साहनी केस 1992 में इन्होंने रूल ऑफ लॉ को जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना। किसमें पार्ट माना? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना, या जो है आधारभूत संरचना का भाग बताया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रूल ऑफ लॉ कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत है। रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना के अंतर्गत कौन से केस में शामिल किया गया? तो इंदिरा साहनी केस 1992 के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है। इसका एक्सेप्शन, इक्वलिटी का एक्सेप्शन अगर आप आएंगे, फॉर इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन डीपीएसपी, तो डीपीएसपी के लागू करने में अगर किसी भी प्रकार का जो है राइट्स का वायलेशन होता है तो ये इसका एक्सेप्शन है, माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इम्यूनिटीज अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संदर्भ में गवर्नर ऑफ स्टेट्स, द एमपीज एंड एमएलए, द फॉरेन डिप्लोमेट्स, तो इन राष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ स्टेट, एमपी, एमएलए एंड फॉरेन डिप्लोमेट्स के संदर्भ में रूल ऑफ लॉ या विधि के समझ क्षमता या आर्टिकल 14 का वायलेशन किया जा सकता है। ये इसके एक्सेप्शन है। क्या है? ये इसके एक्सेप्शन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो देखिए आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसके रेस का मतलब यहाँ पे कलर डिस्क्रिमिनेशन से है, काला या गोरा, कास्ट जाति, सेक्स लिंग, या तो वो मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर से हो, या प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये बात आर्टिकल 15 में बताई गई है। आर्टिकल 51 में बताया गया है prohibits the state from discriminating against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। तो आर्टिकल 15(1) में बताया गया है कि जो राज्य है वह जो है किसी भी भारतीय नागरिक के धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ये प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है। आर्टिकल 15(2) प्रिवेंट प्राइवेट सिटीजन्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अदर सिटीजन ऑन द सेम ग्राउंड्स। ठीक है। तो जो प्राइवेट सिटीजन्स है, वो भी जो है अदर सिटीजन्स का सेम ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है। इसके एक्सेप्शन पे आते हैं। द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन। ठीक है। तो आर्टिकल 15 और 15(2) जहाँ पे कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वहीं
एक्सेप्शन में वोमेन एंड चिल्ड्रेन, महिला और बच्चे, इसके क्या है, एक्सेप्शन है। कहने का मतलब कि महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए राज्य जो है स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि सेक्स के आधार पे किसी प्रकार का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है वोमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है, तो ये एक्सेप्शन होगा। दूसरा, SC एंड ST एडेड एज आर्टिकल 15(4) बाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा आर्टिकल 15(4) ऐड किया गया, जिसमें SC और ST को जोड़ा गया, ठीक है। एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स एडेड एज आर्टिकल 15(5) बाई 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006। तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग थे, नागरिक थे, उनको आर्टिकल 15(5) में ऐड किया गया 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा। एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS ऑफ सिटीजन्स एडेड एज आर्टिकल 56 बाई 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। 2019 में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आर्टिकल 15(6) में क्या किया गया, ऐड किया गया, जोड़ा गया। तो इस प्रकार 15(1), 15(2) का एक्सेप्शन है, 15(3), 4, 5 एंड 6 ये एक्सेप्शन है, ठीक है। जहां पर SC ST बच्चों और महिलाओं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल 16। कह रहा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अवसर के स्तर पर सरकारी नौकरियों में समानता की बात करता है, ठीक है। तो अवसर के स्तर पर सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात करता है। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन इन रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम, ठीक है। तो ये जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस या इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरियों में राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ या नागरिक के साथ जो है किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, इस बात को प्रोहिबिट किया गया है। इसका एक्सेप्शन क्या है, अपवाद एक्सेप्शन पे अगर आप आएंगे तो प्रेस्क्राइब रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन ए स्टेट और यूटी। तो जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो रेसिडेंस के आधार पर, निवास के आधार पर अपने लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश के द्वारा कोई वैकेंसी निकाली गई तो वह जो है अदर स्टेट के लोग अगर उत्तर प्रदेश में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हो सकता है उत्तर प्रदेश ये इस बात के लिए रिजर्व कर दे कि जो उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग होंगे उनको 5% से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। तो इस आधार पर राज्यों के पास ये अधिकार है कि वो रेसिडेंस के आधार पर, निवास के आधार पर सीट को रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास और एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। तो अपॉइंटमेंट के संदर्भ में रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा सकती है किसी पोस्ट के फेवर में, अगर वो बैकवर्ड क्लास से संबंधित है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, तो इस संदर्भ में उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा सकती है। तो इस प्रकार आर्टिकल 16 में कहा गया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, इन आधारों पर किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरियों में भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन इसके आगे आप देख रहे हैं रिजर्वेशन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो है आर्टिकल 16 का क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 17 में कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को एबोलिश कर दिया गया है, ठीक है। छुआछूत या अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है आर्टिकल 17 के अंतर्गत। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955
एंड द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट 1989 के अंतर्गत ये अपराध है। अगर कोई भी जो है अनटचेबिलिटी का वायलेशन करता है तो वैसे केस में उसके साथ सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। उपाधियों का क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत कर दिया गया है, आर्टिकल 18 में बताया गया है। तो उपाधि अगर दो क्षेत्रों में अभी भी उपलब्ध है, एक मिलिट्री और दूसरा एजुकेशन या एकेडमिक, तो इस प्रकार मिलिट्री एंड एकेडमिक में दो जगह जो है टाइटल्स का अवेलेबिलिटी है। लेकिन और जगहों पे अगर आप आएंगे तो वहाँ पे टाइटल्स आपको जो है नहीं दिया जा सकता। और टाइटल्स लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार बच्चों अगर आप आएंगे तो ये हमने जो है राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात किया। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। अब हम लोग बात करेंगे कि राइट टू इक्वलिटी जो है, जो राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी या समानता का अधिकार। तो ये जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, ये 14 से लेकर 18 तक है। और 14 से 18 में कौन सा आर्टिकल केवल सिटीजन्स के लिए है और कौन सा जो है सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ, दोनों के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, 15 एंड 16 ये आर्टिकल ओनली फॉर सिटीजन, ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। यह इसका प्रयोग केवल भारतीय नागरिक कर सकता है, जबकि आर्टिकल 14, 17, 18, 14, 17, 18 ये बोथ फॉर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों के लिए, नॉन सिटीजन दोनों के लिए। तो इस प्रकार ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है। जबकि राइट टू इक्वलिटी में अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 15 एंड 16 ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने समानता के अधिकार में समानता के अधिकार के बारे में, राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग राइट टू फ्रीडम का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग का बच्चों यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद।